हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हमारी सोशल लेवल की अंडरस्टैंडिंग को इफ़ेक्ट करता है। उसका एक रूप है कलेक्टिवली साउथ एशियंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं, और ये फिनोमेना बाकी के कई रीजन्स में भी है, एशिया में स्पेसिफ़िकली। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका होना मैटर इसलिए करता है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स का 1857 से स्पेशली ब्रिटिश क्राउन का 1947 तक राज रहा है। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो एक बहुत ही लंबे समय के लिए ब्रिटिशर्स ने राज किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो इसलिए हमारी इस बारे में सोच किस तरह की है, ये बहुत मैटर करता है हमारी साइकी से रिलेटेड। तो जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि वेस्टर्नर्स को लेके हमारा थॉट प्रोसेस, हम उनके बारे में किस तरह की राय रखते हैं, हम वेस्टर्नर्स को कैसे परसीव करते हैं, स्पेशली जो वाइट पीपल हैं, इंक्लूडिंग वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप भी समहाउ। उसके अलावा यूएस तो है ही है, यूएस कनाडा है ही है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी इनके बारे में सोच क्या है, और थोड़ी डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि उस तरह की सोच से क्या होता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। दो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें वेस्टर्नर्स के बारे में जो बहुत सारे ग्रुप्स का सोचना है, जिनमें से कि ये सोच प्रेवलेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, कि वेस्टर्नर्स जो होते हैं, एक पहली चीज़ कि हम ऐसा सोचते हैं कि वो स्टूपिड होते हैं, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते। हम उनके बारे में ये नहीं सोचते कि वो गंवार होते हैं, हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि उनका जो दिमाग है उतना तेज़ी से काम नहीं करता जितना तेज़ी से हमारा काम करता है, यानी कि बेसिकली स्मार्ट, जिसे स्मार्ट कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे लेवल पे नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, या नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, तो या फिर आपको ये लगता है कि ये एक एब्सर्ड क्लेम है, कि डिफरेंट, स्पेशली एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और एशिया में यहाँ पे मैं अरब वर्ल्ड को भी, मिडल ईस्ट को भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि जो जोग्राफिकली वो भी एशिया का ही एक पार्ट है, वेस्ट एशिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं सोचते, या फिर एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जैसे चाइना, मिडल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया के लोग ऐसा नहीं सोचते, तो आप बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो एक एवरेज सोसाइटी का, जो एक एवरेज तबका है, जो जिसका रियली कांटेक्ट नहीं है किसी भी वेस्टर्नर के साथ, जो कि जस्ट मूवीज़ देख के इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर डिफरेंट टाइप के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनसे उनकी सोच डेवलप हुई है, उनके बेस पे डेवलप हुई है, तो उनका डेफिनेटली ये मानना है कि वेस्टर्नर्स इतने तेज़ नहीं होते और वो थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और लोगों का मानना है कि जो सेक्सुअल मोरालिटी होती है वेस्टर्नर्स की, वो करप्ट है और स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि एशिया या डिफरेंट स्पेसिफिक जो कल्चर्स हैं, इंडिया, चाइना, या मुस्लिम कल्चर्स हैं, उनके मुकाबले में जो वेस्टर्न वाइट्स हैं, उनकी जो सेक्सुअल मोरालिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। और इसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी रीज़न्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि हम पूरे एशिया या दूसरे पार्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम स्पेसिफ़िकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और टू सम एक्सटेंट अफ़गानिस्तान भी। ये सारा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है। तो हम स्पेसिफ़िकली इस रीजन के लोगों के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। हमारे जो ये देश हैं, इन देशों में एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल इमेज है एक वेस्टर्नर की, और वो ऐसे है कि वो वेस्टर्नर्स अमीर होते हैं, रिच होते हैं,
अ, जैसा कि मैंने पहले कहा, सेक्सुअल मोरालिटी के लेंस से देखा जाए तो करप्ट होते हैं। एक और चीज़ है कि कई लोगों का ये भी मानना है, एक जनरल थॉट ये भी है कि वेस्टर्नर्स बहुत नाइस होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और जो मेन मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वो स्टूपिड होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, कि उनको कॉन किया जा सकता है इजीली, उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इजीली। अब ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिस तरह से लोग सोचते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग वेस्टर्नर्स के बारे में ये सारी बातें सोचते हैं। स्पेसिफिकली ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोग ये सारी बातें सभी वेस्टर्नर्स के बारे में सोचते हैं। इनमें कुछ लोग, इनमें से कुछ बातें कुछ वेस्टर्नर्स के बारे में सोचते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्नर्स के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसमें से एक तरह के इस एक तरह की बात को इसमें से एक तरह के स्टीरियोटाइप को पे बिलीव करता हो, दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसमें से दूसरे टाइप के स्टीरियोटाइप में बिलीव करता हो, या हो सकता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसमें से डिफरेंट तरीके के स्टीरियोटाइप्स को एट द सेम टाइम होल्ड करता हो। तो आप होपफुली समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लोगों के परसेप्शंस किस तरीके से होल्ड होते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन जो समझने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अलोंग दीज लाइंस अबाउट द वेस्टर्नर्स। सम सॉर्ट ऑफ सच्चाई होगी इस बात में। ये सारी बातें अगर आप मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल से अगर आप ग्रिल करोगे तो इसमें से किसी न किसी तरीके का विचार, किसी न किसी तरीके का स्टीरियोटाइप वो होल्ड करते होंगे, ऐसा आप पाओगे। और एक बात को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दीज एजम्पशंस मे और मे नॉट बी ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। ये सारी ही बातें सच या झूठ हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन एक कोई भी पर्सन। वो कौन है बंदा, उस पर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कोई सी भी या सारी या कौन कौन सी खूबियाँ रखता है या कोई भी नहीं रखता। डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। सेम उसी तरह से जैसे कि ये सारी ही खूबियाँ किसी इंडियन में भी हो सकती हैं, या ये सारी खूबियाँ किसी इंडियन इंडिविजुअल में हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं हो सकती, या इनमें से कुछ हो सकती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, बात का मतलब ये है कि जिस तरह से हम फॉरेनर्स को एक स्पेशल लाइट में देखते हैं, वो उस परसेप्शन का एक हिस्टोरिक रीज़न है। जिस तरह से हमारी हिस्ट्री बिल्ड हुई थी, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स का राज होने के कारण, और उन्होंने 15th सेंचुरी के बाद पूरी दुनिया को डोमिनेट किया है, क्योंकि उनके वहाँ रेनेसॉन्स आ गया था, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उस समय से लेके आज तक लिटरली उन्होंने दुनिया को डोमिनेट किया है। आज कई सारे लोग ये कहते हैं कि चाइना वर्ल्ड पावर बन गया है, या ये वो। आप थोड़ी सी डीप डिग करो चाइना की नेवी की स्ट्रेंथ के बारे में, और अमेरिकन नेवी की स्ट्रेंथ से कंपेयर करो चाइनीज़ इकोनॉमी को अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी से कंपेयर करो। चाइना डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट देम, कुछ नहीं है वो। और वो जो बना भी है ना, वो उनके थ्रू बना है। तो बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा बैकफुट पे हैं अभी भी। हम लोगों से मेरा मतलब है स्पेशली एशियंस, और इंक्लूडिंग साउथ एशियंस और चाइनीज़, या फिर इवन मिडल ईस्ट, और जो लोग नॉन वेस्टर्न हैं, हम लोगों के पास अभी भी कैचअप करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। तो सॉरी, टॉपिक से भटक रहा था मैं। मेन बात यह है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये सारी इक्वालिटी किसी इंडियन इंडिविजुअल में या फिर किसी वेस्टर्न इंडिविजुअल में हो सकती हैं एट द सेम टाइम। तो कहने का मेरा मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे हम डिफ़र नहीं करते ऑन अ जनरल स्केल। रेशियली देखने में अलग हैं लोग दुनिया में अलग अलग जगह, बट एक ही सेम टाइप के, सेम नेचर के, सेम इंटेग्रिटी लेवल के लोग हर रेस में पाए जा सकते हैं, कैपेसिटी के हर रेस में पाए जा सकते हैं। ये था कहने का और एक्सप्लेन करने का मेन मतलब। ओके, तो इन स्टीरियोटाइप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनमें से दो स्टीरियोटाइप मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, जिनके सोसाइटी में प्रोपगेट होने की वजह से डिफरेंट टाइप की
प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको शायद बेटर समझ आएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में, इन दोनों ही टाइप के स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो ये दो हैं कि वेस्टर्नर्स आर सेक्सुअली मोरली करप्ट, या फिर मोरली सेक्सुअली करप्ट, एंड कि वो स्मार्ट नहीं है, वो चीटिंग को पहचान नहीं पाते, या फिर अगर कोई उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हो तो वो उसे कैच नहीं कर पाते। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले बात करते हैं सेक्सुअल मोरालिटी की, कि हमारा ये मानना है कि वो लोग सेक्सुअली करप्ट होते हैं बहुत ईजीली, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, इस तरीके की चीज़। तो ये रीज़न की पहली प्रॉब्लम जो इसमें जो ये पहली प्रॉब्लम है, इसके प्रॉब्लमेटिक होने की का रीज़न ये है कि आम लोगों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, जैसे कि टैक्सी चलाने वाले या फिर ऑटो चलाने वाले या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स, जो एक लोअर मीडियम क्लास ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उन लोगों के अंदर ये मिथ फैल जाते हैं या फिर ये मिसकंसेप्शन फैल जाते हैं कि स्पेशली जो वेस्टर्न वुमेन है, दे आर लुकिंग फॉर just a chance to have sex always, and that's something they don't mind at all, in fact they enjoy it। और कोई भी अगर उनको इस तरह की कोई सर्विस ऑफ़र करेगा तो वो माइंड नहीं करेंगी, इनफैक्ट वो शायद अप्रिशिएट करें। और सिंपल वर्ड्स में कि वो परवर्ट हैं बेसिकली वेस्टर्न लोग, ऐसा ऐसा उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मानना हो जाता है कई बार, जिनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। और आप सब लोगों को पता है कि इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं। हमारी कंट्री की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि कभी रेगुलर इंटरवल्स पे न्यूज़ में ये सुनने को आता है कि किसी न किसी वेस्टर्न वुमेन के साथ या किसी न किसी फॉरेनर के साथ छेड़खानी से लेके रेप तक के डिफरेंट लेवल के असॉल्ट्स हुए, और फिर वो बात पुलिस तक गई, और हर तरह की बदनामी कंट्री की और लोगों की और सबकी हुई। आप में से शायद काफ़ी लोगों को याद होगा कि आमिर खान का एक स्पेशल इनक्रेडिबल इंडिया जो टूरिस्ट मिनिस्ट्री है उस के द्वारा बनाया गया ऐड था कि स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर कि वेस्टर्नर्स मेहमान हैं और उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। कुछ ऑटो वालों को दिखाया गया था उस ऐड में। तो वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं इन मिसकंसेप्शंस की वजह से इस बात का। तो पीपल प्लीज़ हेल्प टू clear this misconception. Please put your effort to remove this नहीं सॉरी मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये हर सोसाइटी के हर सेक्शन को ये बात समझनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप सब जो लोग सुन रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अवेयरनेस फैलाइए इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, और इस गलत धारणा को प्रमोट होने से, स्प्रेड होने से रोकने में, इस मिथ को स्प्रेड होने से रोकने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए कि जो वेस्ट से भी लोग आते हैं उनका भी मोरल लेवल सेम है, वो भी इंसान है, और हर तरीके की सोच जो हम रखते हैं वो भी उसी तरह से सोचते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको लग सकता है शायद पॉर्न या जो उनकी मूवीज़ में जो ओपननेस होती है उसको देख के उनके बारे में कुछ गलत फहमी पैदा हो सकती है, लेकिन वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल नेचर के भी होते हैं। तो जो लोग पॉर्न में है या मूवी इंडस्ट्री में है वो उनका प्रोफेशन है, वो कोई उसे दिल लगा के नहीं कर रहे या अपनी चाहत से नहीं कर रहे उस काम को, वो जस्ट एज ए प्रोफेशनली उस काम को कर रहे हैं। तो सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है, रेप प्रिवेंट करने के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्लीज़ इस अवेयरनेस को स्प्रेड करिए और शेयर करिए मैसेज को। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है, या दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि फॉरेनर्स बेवकूफ़ हैं और उनको इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उनसे कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं 2 नंबर से। बेसिकली ये मोरल लेवल पे तो गलत है ही, मोरली करप्ट करता है इंडिविजुअल को ये इस तरह से सोचना। ऑफ कोर्स नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं। बट स्टिल जो लोग सोचते हैं उनके माइंड को क्लियर करने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि वो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। बेसिकली वो लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इंडियंस के बारे में, कि हम
अच्छे लोग हैं, और आज तक आई मीन मेजॉरिटी अभी तक उनकी यही सोच है कि हम अच्छे लोग हैं, हम टेक्निकली साउंड हैं, और वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो हमें हमारे वर्ड पे बेसिकली ले लेते हैं, हमारी बात पे भरोसा कर लेते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वेस्ट की सोसाइटीज़ में अभी भी इंडिविजुअल का वर्ड कुछ वैल्यू रखता है। हमारी सोसाइटी के डीजेनरेट होने का एक का सबूत इस बारे में देखा जा सकता है कि इंडिविजुअल के वर्ड की हमारी सोसाइटी में इतनी वैल्यू नहीं है, या ऑलमोस्ट कोई वैल्यू नहीं है जितनी वेस्ट में है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है नहीं है हमारे सोसाइटी में भी इंडिविजुअल के वर्ड की वैल्यू, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इसे वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो हम उनसे इस बात में पीछे हैं, और हमारी तरक्की जितनी कम हुई है या नहीं हो पाई, उसमें इस नेचर के, इस तरह के जो नेचर है लोगों का, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने आप में। तो बेसिकली वो जब आप उनसे कुछ कहते हो तो वो आपकी बात पे उनका फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन या फिर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि आपकी बात का विश्वास कर लेते हैं। वो जनरली ऐसा होता है, जनरली। और मैं एक जनरल लेवल पे बात कर रहा हूँ, एक जनरल केस में बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सेंटर से लेफ़्ट और राइट की तरफ भी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बहुत चालाक हो, या वो खुद ही एक कॉन आर्टिस्ट हो, जिसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एक एवरेज इंडिविजुअल फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर आप उनको कोई बिज़नेस प्रपोजल बताओगे या कॉल करके कोई प्रॉब्लम बताओगे, आप एक शॉपकीपर हो और कोई टूरिस्ट आपकी दुकान पे आया है, आपको कुछ प्राइस बेचोगे, तो वो बेसिकली आपको आपकी बात पे ले लेगा। लेकिन एज सून एज वो स्मेल करेगा कि कुछ पक रहा है यहाँ, तो उसको आपका ब्लफ कैच करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उनकी कंट्री में जिस तरीके के कॉन्स हम आज कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ लोग आज कर रहे हैं, या पुराने ज़माने से भी ऑफ कोर्स करते आए हैं, ठग वर्ड ऐसे ही तो इन्वेंट नहीं हुआ इंडिया में, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी भी आ रही है। तो जिस तरीके के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की हरकतें, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग अगर पुरानी दिल्ली गए होंगे तो वो अच्छी तरह से उन्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके की ट्रिक्स हम आज यूज़ कर रहे हैं, उनके यहाँ 100 साल पहले यूज़ होती थी, और शायद अब भी कुछ एरियाज़ में यूज़ हो रही होंगी। एक बुक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। ये बुक बहुत अमेजिंग बुक है। अगर आप लोगों को चांस मिले तो आप इसको पढ़ के देखिएगा। ये बुक 1800s में लिखी गई थी, और मार्क ट्वेन एक राइटर है, शायद आपने नाम सुना हो, उनके द्वारा वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 150 साल पहले वहाँ किस तरीके के ठग और चोर और डाकू टाइप के लोग होते थे। तो वो लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको इसके बारे में पता नहीं है, ये बस वो लोग बस इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं, बेसिकली ये बात है। लेकिन वंस दे रियलाइज़ कि हम उस स्टेज से खेल रहे हैं, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस स्टैंस से खेल रहे हैं, वो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कैच करने में, या आपको समझने में बेसिकली। और ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, बैड एस। कुछ लोग थोड़े बैड एस टाइप के होते हैं, और वो वहाँ पे भी होते हैं। और वो लोग तो हो सकता है अगर उनके बस में हो तो वो आपके अगेंस्ट भी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, तो शायद वो आप पे रिवर्स हमला जिसे कहते हैं, रिटर्न हमला करने की भी कोशिश करें, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर उनके पास वो करने का चांस है तो। इन एनी केस ये हम सब के लिए एज एन इंडियन, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक बैड इमेज क्रिएट करता है। अब ऐसा नहीं था, बट रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी इंस्टेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से वेस्ट के लोग, कई लोग इंडियंस को स्कैमर्स, जो ट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली, या चिढ़ाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग उनमें से लिटरली इस बात में शायद बिलीव भी करते हों। वो सिर्फ इंडिया से सिर्फ इस बात पे चिढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के कितने सारे लोगों ने फ़ोन के थ्रू डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ ट्रिकरी करते हैं, और
उनको कौन करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली स्कैम करने की कोशिश करते हैं। उनको फ़ोन के ऊपर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जब वो टूरिस्ट के तौर पे इंडिया आते हैं तो स्ट्रीट पे कोई वेंडर है जो कोई चीज़ बेच रहा है, मे बी सन ग्लासेस या कुछ भी, वो भी उन्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। यू नो उन्होंने ऑटो लिया है या टैक्सी ली है तो वो उसको रिप ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा चार्ज कर रहा है। होटल में कोई अटेंडेंट है या समबडी हु आर हेल्पिंग देम टू गेट अ होटल, वो उनको रिप ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तो या किसी भी तरीके से और भी कोई सर्विस प्रोवाइडर उनको हमेशा ही कोई ना कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली मैंने बहुत सारे वेस्टर्न ट्रैवलर्स के ब्लॉग देखे और उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि उनको हमेशा अपने शोल्डर पे देखना पड़ता है। मतलब हमेशा अपने जो गार्ड है, जो सतर्कता जिसे कहते हैं, हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं से कोई उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। हर जगह वो किसी भी चीज़ का प्राइस पूछते हैं तो वो स्केप्टिकल होते हैं उसके बारे में कि क्या ये प्राइस जो ये बता रहा है ये सही बता रहा है। और उनका 100% तो नहीं लेकिन 99% बिलीव ये होता है कि ये हम मुझे ओवर प्राइस बता रहा है बिकॉज मैं वाइट हूँ तो ये मुझे ओवर चार्ज कर रहा है। एक अपने आप में एक फ्रेज़ बन गया है कि दिस इज़ द प्राइस फॉर वाइट गाइज और वाइट पीपल। सो वाइट पीपल प्राइस अपने आप में एक फ्रेज़ बन गया एंड दे आर अवेयर ऑफ दैट। और वो इस बात से भी अवेयर है कि उन्हें किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त प्राइस नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो कि आज से शायद 10 साल पहले वो लोग इस बात से अवेयर ही नहीं थे कि प्राइस नेगोशिएट भी करना पड़ता है किसी चीज़ का। क्योंकि उनके कल्चर में तो ये है कि प्राइस फिक्स है, आप जाओ, जो भी उसका प्राइस होगा वो है। नेगोशिएट करना भी बेसिकली क्रिंजी सा समझा जाता है। तो जैसा हर चीज़ में होता है, एंड ऑफ द डे कुछ चोर लोगों के लिए, कुछ ठग लोगों की वजह से, कुछ चोर लोगों की वजह से, कुछ बुरे लोगों की वजह से बहुत सारी मेजॉरिटी के जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मेहनत से अपना काम करते हैं, सच में अतिथि को या मेहमान को या टूरिस्ट को जो बाहर से आता है उसको सच में मेहमान की तरह रिस्पेक्टफुली भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, उन सब लोगों का एक बैड नेम जाता है हमारी कंट्री से बाहर। तो ये सब होता क्यों है, और कंट्री का भी बैड नेम जाता है। तो ये सब होता क्यों है? ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि एक परसेप्शन बनी हुई है ना आम लोगों में कि वो तो बेवकूफ़ है, उनमें दिमाग नहीं है, उन्होंने ऐसी तरक्की पता नहीं कैसे कर ली है ना। तो इस परसेप्शन को क्लियर करना है, इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो लोग सिर्फ आपको पहचानते नहीं थे अब तक। अब उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया है, इंटरनेट आ गया है, हर कोई हर कंट्री को, हर कल्चर को जान सकता है। सिर्फ 1 घंटा इंटरनेट पे स्पेंड करके बेसिक आपको किसी भी कल्चर या किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आप चाहो। और जो लोग इंटरनेट को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो आपको पहचान गए हैं। अब आपका जो ये ब्लफ है ज़्यादा चलेगा नहीं। तो जो लोग भी इस चीज़ों से परेशान हैं, प्लीज़ अगेन सेम थिंग, अवेयरनेस फैलाइए। आपको लगता है कि सोसाइटी का वो सेक्शन जिसका जिसका ज़्यादा नहीं है एक्सपोजर बाहर के लोगों के साथ, और उनकी इस तरह की सोच है, प्लीज़ उनको अवेयर करिए इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि जो इंसान आप पहले से यकीन करता हो, आप पे पूरा भरोसा करता हो, उस इंसान को बेवकूफ़ बनाने में क्या मज़ा है? वो पहले से आप पे यकीन कर रहा है, ठीक है, उसने पहले से आपकी बात पे भरोसा करके कोई कदम उठाया है। मैं स्कूल में होता था, मुझे याद नहीं किस साल में, लेकिन आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में एक स्टोरी थी। उसमें एक छोटे लेवल का राइटर होता है, उसका नाम अनिल होता है, और वो एक बच्चे को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है। तो अनिल जो होता है वो बेफिक्र टाइप का इंसान होता है, और उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उस बच्चे पे छोड़ रखी होती है। नौकर है, जिन वो उसके घर में रहता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े वपड़े धोता है, हाउस बॉय काइंड ऑफ। और पूरा घर उसके ज़िम्मे पे होता है, वो घर में ही रहता है, उसे रेंट नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं। और वो क्योंकि अनाथ होता है, उसका दुनिया में कोई नहीं होता उस बच्चे का, तो मुझे नाम याद नहीं है उस कैरेक्टर का अभी। तो वो उसका भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा इस टाइप का होता है, 13-14 साल का, और थोड़ा जैसे एक जगह काम किया, मौका देख के एक बड़ा हाथ मारा और गायब हो गए। तो इस टाइप का कैरेक्टर था वो।
तो वो अनिल और उसको हमेशा ही वो जहाँ भी वो काम करता था वहाँ काफ़ी अमीर सेठ लोग होते थे, और वो उसको उसके साथ काफ़ी कंजूसी के साथ बर्ताव करते थे। जितनी उसकी ज़रूरत होती थी उससे थोड़ा कम ही देते थे ताकि उसकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ जाए। तो जब वो उन सब को लूटता था मौका देख के, तो उसे मज़ा आता था, क्योंकि उनके इस घटिया बिहेवियर का बदला में उसको रिडेम्पशन मिलता था। तो अनिल के साथ भी वो ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन क्योंकि अनिल का नेचर ऐसा था कि उसने खुद ही सब कुछ छोड़ रखा था उस पर, और ना वो पैसों का हिसाब मांगता था उससे, ग्रोसरी का हिसाब मांगता था, कुछ नहीं मांगता था। तो बट खैर, नेचर तो नेचर होता है। तो वो बच्चा मौका देख रहा था, वो लड़का, कि कब मौका मिलेगा और मैं हाथ साफ़ करूँगा। तो एक बार ऐसा होता है कि अनिल को एक पब्लिशर से 5,000 रुपये की पेमेंट मिलती है। आई थिंक ये स्टोरी 70s 60s के टाइम में बेस्ड है, तो 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी उस वक्त में। तो वो अनिल आता है और उस लड़के को बताता है, कि जो राइटर है अनिल, वो आता है उस लड़के को बताता है कि मेरे पास ये 5,000 रुपये मिले हैं, इसे वहाँ पे रख दो, और ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा 100 रुपये ये ले जाओ, और ये सामान ले आओ, और ये वो। तो उसे मौका दिख जाता है लड़के को कि हाथ साफ़ करने का मौका आ गया। तो रात में वो करता ये है कि जब अनिल सो रहा होता है, तो वो 5,000 रुपये साफ़ करके स्टेशन पे, अपना रेलवे स्टेशन पे चला जाता है, गायब हो जाता है घर से। और अनिल क्योंकि इतना बेफिक्र टाइप का इंसान होता है, तो ये तो उसने इमेजिन भी नहीं किया होता कि शायद ये चोरी कर लेगा। लेकिन वो जो लड़का जब वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, तब उसे एक बात रियलाइज़ होती है कि आज तक मैं उन लोगों को लूट रहा था जो लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मेरी सर्विसेज के बदले में मुझे इनफ पे नहीं कर रहे थे, या फिर जो मैं डिज़र्व करता था वो मुझे नहीं दे रहे थे, तो वो मुझे लूट रहे थे, तो मैं उनको लूट रहा था। इसलिए कभी उसे वो दर्द नहीं फील हुआ। लेकिन यहाँ पे उसने एक ऐसे बंदे को लूटा जिसने उसे कभी लूटा ही नहीं था, जिसने उसे जितना उसे चाहिए था उतना दिया, और शायद जितना नहीं भी डिज़र्व करता हुआ उतना भी दिया। उसने कभी टेंशन ही नहीं ली इस चीज़ की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, एंड तो मुझे याद नहीं है क्योंकि पता नहीं आज से कितने साल पहले ये स्टोरी पढ़ी होगी। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यार, लूटने का भी मज़ा उसको है जिसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हो बुरा, है ना। नहीं तो जो भी रिडेम्पशन का डे होगा, या जो भी जजमेंट का डे होगा, क्या मुंह दिखाएंगे हम, है ना। या फिर अगर हम हिंदुज़म के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से भी सोचें कि कैसा कर्म है, जस्टिफाई कैसे करेंगे आप अपने इस कर्म को। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टोरी का मतलब क्या था यहाँ पे, स्टोरी बताने से क्या मतलब था। लूटने का मज़ा भी उसको है जिसने आपका कुछ बिगाड़ा। एनीवेज, ये वो दो चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे लगा कि लोगों का अटेंशन ड्राइव करना चाहिए इस तरफ, इस पर थोड़ी सी लाइट डालनी चाहिए। इस बारे में सोचिएगा, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो कुछ जो आप कर सकते हो अवेयरनेस फैलाने के लिए वो करिएगा। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड यू हैव अ नाइस डे।